नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरी जनरेशन में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी जीवन में सर्कस नहीं देखा होगा, तो निश्चिंत रहिए, क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो भी वेस्ट एशिया में हुआ या जो आगे होने जा रहा है, आपको उसकी कमी नहीं खलेगी। लगभग 40 दिन पहले अमेरिका और ईरान के बीच में एक युद्ध शुरू होता है। अमेरिका एक स्टेटेड पर्पस लेकर ईरान के ऊपर हमला करता है कि मुझे ईरान के अंदर रिजीम चेंज करना है। दरअसल अमेरिका का जो स्टेटेड पर्पस था और जो फाइनल ऑब्जेक्टिव था, उसमें बड़ा अंतर था। क्या था, उस पर भी बात करेंगे। जब यह युद्ध लगभग 40वें दिन में पहुंचने वाला होता है, तो अचानक से खबर आती है कि अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर हो गया है। तो आज हम बात करेंगे कि जो ये सीज फायर है, क्या ये सही में एक सीज फायर है या आने वाले और बड़ी जो त्रासदी है या जो घटना है या युद्ध है, उससे पहले एक फसाड है। इसमें पाकिस्तान का क्या रोल रहा और आने वाले समय में अभी खेल बाकी है, क्या क्या होने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहली बात सीज फायर की। लगभग युद्ध को लगभग 39-40 डेज हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक मैसेज आता है ट्रूथ सोशल पर कि कल रात को, 2 दिन पहले, कि कल रात को जो ईरान में, यानी आज, कयामत की रात होने वाली है। एक पूरी की पूरी सभ्यता इस धरती से मिटा दी जाएगी। और ट्रंप जिस तरीके से भद्दी भद्दी गालियों के साथ एक ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट डालते हैं, अंदाजा तो तभी से होने लगा था कि अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ ना कुछ बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं। उससे पहले इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह मैसेज किया, ताकि जब ये नेगोशिएशंस हों, ये बातचीत हो, तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह सके कि देखिए, मैंने ऐसा मैसेज डाला था। अमेरिका का राष्ट्रपति, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, ने ट्रूथ सोशल पर एक मैसेज डाला कि मैं सभ्यता को मिटाने जा रहा हूं, तो ईरान ने घुटने टेक दिए। तो तभी से जो एनालिस्ट है, ये अंदाजा होने लगा था कि अमेरिका कमोबेश अब सीज फायर चाहता है, या कम से कम कुछ समय का होल्ड चाहता है। और उसके बाद जो बात सामने आती है, उसके बाद अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप फिर से मैसेज करता है, फिर से ट्रूथ सोशल पर पोस्ट डालता है कि मेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात हुई है, और मैंने जो बातचीत है वो ईरान से उनके थ्रू, मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि इनके थ्रू ईरान से बातचीत चल रही है, और हम एक 10 पॉइंट के पीस एजेंडा पर पहुंच गए। यानी कि हमने एक 10 पॉइंटर एजेंडा बना लिया है, जिसकी वजह से लगभग 2 हफ्ते के लिए अब युद्ध विराम होने वाला है। पहले एक बात देख लेते हैं कि वो 10 पॉइंटर एजेंडा क्या है। 10 पॉइंटर एजेंडा ये है जो तय हुआ है, कि जिसके तहत अभी लगभग 14 दिन के लिए युद्ध विराम है, हुआ नहीं है, अभी भी कार्यक्रम चल रहा है। बताऊंगा किस तरीके से ये फसाड है। जो 10 पॉइंट ये ईरान की तरफ से अमेरिका को दिया गया। पहले अमेरिका ने 15 पॉइंट का दिया, भैया ईरान उसे नहीं मान सकता था। वो सर्वाइवल के ऊपर एक तरीके से हमला था। कोई भी सॉवरेन नेशन, आप उसे अच्छा मान सकते हैं, बुरा मानते हैं, तो उस तरह की डिमांड को मानता नहीं है। फिर ईरान ने एक 10 पॉइंटर एजेंडा दिया, और उसमें जो मांग रखी गई, कमोबेश अमेरिका ने वो मान ली है। पहला, ईरान ने कहा कि परमानेंट एंड ऑफ वॉर होना चाहिए। ये नहीं है कि भैया थोड़ा रुक गए, फिर हमला कर दिया, फिर साल भर रुक गए, 6 महीना रुक गए, नहीं, परमानेंट एंड चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि एंड ऑफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जितने भी हमारी प्रॉक्सीज हैं, उनके साथ जो आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसे भी खत्म करिए। कि भैया हिजबुल्लाह पे हमला कर दिया, हुती पे कर दिया, ये सब नहीं चाहिए, सब शांत रखिए। उसके बाद सिक्योरिटी गारंटी, कि ईरान के ऊपर कोई इजराइल फ्यूचर हमला नहीं करेगा। यानी कि अमेरिका से कहा कि आप इजराइल को भी समझाइए कि भैया हमारे ऊपर कुछ ना करें, तभी ये शांति बनी रह सकती है। जितने सैंक्शंस हमारे ऊपर हैं, वो सारे हटा लिए जाएं, प्राइमरी, सेकेंडरी, और जितने भी हमारे फ्रोजन एसेट्स हैं, जहां जहां भी हमारा पैसा फ्रोज किया हुआ है, वो सब हमें वापस किया जाए। उसके अलावा हमें जो नुकसान हुआ है इस युद्ध में, आपने जो बमबारी की, हमारे स्कूल, हॉस्पिटल, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो भी नुकसान है, उसका कंपनसेशन कीजिए या रिकंस्ट्रक्शन की एड दीजिए, यानी पैसा दो हमें। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, अब उसमें नया प्रोटोकॉल लगेगा।
छठी डिमांड कि यहां से आपको सेफ पैसे चाहिए, तो जो ईरानियन मिलिट्री है उससे कोऑर्डिनेशन करके चलिए और जितनी भी टेक्निकल ओवरसाइट्स है उनको ध्यान रखिए। यानी कि आपको हमें बताना पड़ेगा कि हमारा शिप जा रहा है और $2 मिलियन पैसा दीजिए। साफ कहा, या तो पर शिप हमें $2 मिलियन पैसा दो या रिकंपनसेशन करो हमारा जो नुकसान हुआ है, वरना हम जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी शिप जाएगी, लगभग एक बैरल पे $1, यानी एक शिप से लगभग $2 मिलियन का एक तरीके से टोल टैक्स लिया जाएगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग रोजाना 120 से 135 जहाज जाते हैं। $2 मिलियन के हिसाब से आप मानिए लगभग $250 मिलियन रोजाना वहां से इकट्ठा करेंगे और लगभग साल के $90 बिलियन के आसपास बनते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था आज के समय में $550 बिलियन की है, $450 बिलियन की है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% बढ़ के 550 तक पहुंच जाएगी अगर ये होता है तो नेट तो प्रॉफिट ही हुआ ना ईरान को इसमें। लेकिन देश बर्बाद हो गया वो ठीक है, लेकिन उसके लिए तो वो हमेशा से 20 साल से 30 साल से ही तो वो तैयार ही थे, वो कह ही रहे थे हम तो क्या हुआ तुम्हें लेके डूबेंगे। और जब अमेरिका यहां आया था तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला था। अब अगर आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गई, आपको युद्ध विराम करना पड़ रहा है, आप सिक्योरिटी गारंटी दे रहे हैं हम हमला नहीं कर रहे, तो जीता कौन? कम से कम इस 2 हफ्ते के लिए तो ईरान ही जीता ना। अभी तो ईरान का अपर हैंड है। सेसेशन ऑफ इजरायली स्ट्राइक्स ऑन हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह के ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं होगी, यानी लेबनान में कोई हमला नहीं होगा। जितने भी रीजनल अलाइज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इराक है, लेबनान है, यमन है, और सॉवरेन राइट्स रिकॉग्निशन, जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे हमें रिकॉग्निशन दिलाया जाएगा। ये 10 पॉइंट एजेंडा है, अमेरिका ने मान लिया। इसमें कोई एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां ये लगता है कि अमेरिका का अपर हैंड है। अमेरिका ने जो 15 पॉइंट एजेंडा दिया वो तो ईरान ने फाड़ के फेंक दिया। ईरान ने दिया पड़ा। कम से कम अभी प्रथम दृष्टया तो यही है कि अमेरिका मान रहा है, कम से कम तो यही लग रहा है ना कि अमेरिका मान रहा है। और इसके बाद जो बातचीत होनी है वो इस्लामाबाद में होनी है, जो भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। अब ये प्रपोजल है, उन्होंने दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके ऊपर बैठकर फ्रेमवर्क तैयार करना है अगले 2 हफ्ते में कि इसको किस तरीके से लागू किया जाए। उसके लिए कहा यह जा रहा है कि इस्लामाबाद में बैठकर बातचीत होगी और 11 तारीख से ये बातचीत शुरू हो जाएगी। और ईरान ने साफ कहा है कि अगर आखिरी दिन तक भी हमें यह लगा कि अमेरिका इससे कहीं पीछे हट रहा है, धोखा दे रहा है, 2 बार ऑलरेडी दे चुका है, तो भैया जहां से रोका था वहीं से शुरू करेंगे दोबारा। और इस सब में जो सबसे ज्यादा खुश अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि भैया इंटरनेशनल लेवल पे तो हम तो बहुत बड़े, हमने दुनिया का तीसरा वाली जो स्थिति है उसको रोक दिया है। लेकिन पाकिस्तान एक मेयर मैसेंजर से ज्यादा कुछ नहीं है, ये ईरान स्पष्ट करता। अगर ये 2 हफ्ते का कोई हॉल्ट आया है तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो इसके लिए जिम्मेदार चाइना है। चाइना ने ईरान को ये एक तरीके से संदेश दिया, उसको कन्विंस किया कि ठीक है फिलहाल के लिए आप हॉल्ट कर दीजिए। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर देखिए, अगर अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं सिविलाइजेशन तबाह कर दूंगा, ये कर दूंगा, पावर प्लांट के ऊपर हमला करूंगा, अगर वो ये करता तो निश्चित तौर पर ईरान जीसीसी कंट्रीज में कोई भी बड़ा इंफ्रा छोड़ती ही नहीं। उनकी ऑयल फैसिलिटीज से लेकर डिसैलिनेशन प्लांट से लेकर पावर प्लांट से लेकर हर एक पर हमला करती। क्योंकि इजरायली टीवी अभी भी क्लेम कर रहे हैं कि ईरान के पास 50,000 ड्रोन, 15,000 मिसाइल है, आज भी हैं। और जो हम ये कहते हैं, जो वेस्ट ये कहता आ रहा है बार बार कि भैया उनके लॉन्चर्स खत्म हो गए हैं और अब कोई उनके पास कैपेबिलिटी नहीं रही है, अंडरग्राउंड लॉन्चर्स हैं, मिसाइल हैं और ड्रोन्स हैं, और ये इजरायली टीवी क्लेम कर। तो इसका मतलब अभी भी ईरान के पास इतनी तो कैपेबिलिटी थी कि जीसीसी कंट्रीज का भट्टा बैठा देती, उनको स्टोन एज में पहुंचा देती, 1400 साल पहले पहुंचा देती। ये स्थिति थी। क्योंकि अगर पानी नहीं होगा और ऑयल फैसिलिटी नहीं होगी, आप किस तरीके से रहेंगे यूएई में, कुवैत में, सऊदी में, जॉर्डन में, बहरीन में?
वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज हैं ये। तो चाइना ने कन्विंस किया कि रिटेलिएशन दोनों तरफ से उस लेवल पर ना पहुंचे ताकि दुनिया का एनर्जी मार्केट ना खराब हो जाए। तो ईरान को कहा कि ठीक है, एक बार बातचीत कर लेते हैं, देख लेते हैं दूसरे के मन में क्या चल रहा है। इधर अमेरिका की तरफ से जो जेडी वांस हैं, उसने कन्विंस किया डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि उसे अगले को लग रहा है भैया अगली मेरी प्रेसिडेंसी है वो खराब हो जाएगी। और अमेरिका में जो स्थिति वो बद से बदतर होती जा रही है। कारण है भैया, अमेरिका स्टेटेड पर्पस लेकर गया, ठीक है गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भैया उसके 11 एयर बेस उड़ा दिए गए। 11 बेसिस जो है मिडिल ईस्ट में वो उड़ा दिए गए, डिसफंक्शनल हो गए ना। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रडार उड़ा दिए गए, थर्ड सिस्टम उड़ा दिया गया। आपकी 10 साल की टॉमहॉक मिसाइल की जो सप्लाई है वो खत्म हो गई है। तो आप किस तरीके से वॉर को कंटिन्यू करेंगे? आपने एक ऑपरेशन चलाने की कोशिश की कि इस्फहान में से आप वो 60% जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, पायलट गिर गया है, ये है वो है, उस बहाने से वो आपका मिशन फेल हो गया। अब ईरान को पक्का पता है कि भैया ये दोबारा कुछ ऐसा कर सकते हैं, ये उसके लिए भी तैयार है, तो वो जो विंडो थी वो भी क्लोज हो गई है आपके लिए। ऊपर से जो अमेरिका के अंदर तेल है वो महंगा हो रहा है, जो स्टॉक मार्केट है वो डाउन साउथ जा रहा है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो तेल के अंदर आग लगी है वो किसी से छुपी नहीं है। हर कोई प्रेशर बना रहा है अमेरिका के पे, वेस्ट पे कि युद्ध को रोको। साहब, इस दुनिया में $95 का जो बैरल पर डॉलर का तेल है ना, उसकी ज्यादा वैल्यू है $100 से नीचे के तेल की ज्यादा वैल्यू है किसी सिविलाइजेशन से। दुनिया को सस्ता तेल चाहिए, सिविलाइजेशन की वजह से कुछ नहीं है, सस्ता तेल की वैल्यू उससे ज्यादा है। और जो स्टॉक मार्केट का रेड बटन होता है ना, जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है, टिकर जो होता है वो किसी बंकर बस्टर बॉम्ब से ज्यादा पावरफुल है। अंतरराष्ट्रीय स्तर में जो फाइनेंशियल जो स्ट्रेन पड़ रहा था, एनर्जी की वजह से जो स्ट्रेन पड़ रहा था, जो सप्लाई लाइन ब्रेक्स हो रही थी, वो अमेरिका भी महसूस कर रहा था, दुनिया भी महसूस कर रही थी, चाइना भी महसूस कर रही थी। इसलिए बैकग्राउंड में ये बातचीत, और पाकिस्तान की वैल्यू से उस व्हाट्सएप फॉरवर्ड की तरह था, वो बीच में बैठा था भैया, वो उससे व्हाट्सएप करता था, वो आगे बढ़ाता था। कारण है क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट ये नहीं दिख सकता कि वो डायरेक्ट ईरान से नेगोशिएशन कर रहा है, उसे एक बीच में मैसेंजर चाहिए था। और जो मैंने कहा शुरू में कि अमेरिका का स्टेटेड पर्पस और फाइनल ऑब्जेक्टिव एक नहीं है। कारण है, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि कंप्लीट एनाहिलिएशन हो ईरान का, ईरान पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाए, ये अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। क्योंकि पूरी मिडिल ईस्ट में, पूरे वेस्ट एशिया में अमेरिका जो भी हेजीमनी होल्ड करता है वो इस चक्कर में करता है कि भैया देखो, तुम 6-7 देश हो, बहरीन है, कतर है, सऊदी है, यूएई है, कुवैत है, जॉर्डन है, कि भैया मैं तुम्हें हथियार दूंगा, तुम मुझे तेल देना। सिर्फ किस लिए है ये बार्टर सिस्टम? ताकि मैं तुम्हें ईरान से सुरक्षित रख सकूं। भैया ये रशिया वाला है, ये चाइना वाला है, इस पे हथियार है, इस पे लॉन्ग रेंज मिसाइल है, इस पे ड्रोन है, ये पागल आदमी है आयतुल्ला उनके हिसाब से, तो भैया तुम्हारी बैंड बजा देगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। इसीलिए, और उनका पैसा इसलिए अपने स्टॉक मार्केट में लगवाता है कि भैया ठीक है, तुम्हारा पैसा सुरक्षित रहेगा, यहां लगाओगे तो किसी दिन ईरान उड़ा देगा, मेरे स्टॉक मार्केट में लगा दो, मेरे एआई बबल में लगा दो, मेरी टेक इंडस्ट्री में लगा दो। अगर मान लीजिए वो ईरान को कंप्लीट हटा देता है, सिविलाइजेशन नष्ट हो जाती है, न्यूक्लियर हो जाता है, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, ईरान है वो खत्म हो जाता है, तो ये जीसीसी वाले पूछेंगे भैया तू कौन, तेरी क्या जरूरत है? अब तो हमें तेरे हथियार भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अब पैसा ही लगाना है तो हम तो चाइना में लगा लेंगे, जाके रशिया में लगा लेंगे, भारत में लगा लेंगे। तो अमेरिका कभी भी ईरान को पूर्ण रूप से खत्म नहीं करना चाहेगा। हां, वो उस स्थिति में लाएगा कि थ्रेट बना रहे, लेकिन पोटेंट थ्रेट हमारे तक वो थ्रेट ना आए, इजराइल तक ना आए, बस इन 5-7-10 देशों तक रहे। जो पीस डील हो रही है ये मुझे लग रहा है कि दिखावा ज्यादा है, फिलहाल के लिए फेस सेवर है अमेरिका के लिए, कि थोड़े से मार्केट स्टेबल हो जाए, एनर्जी मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जितने जहाज फंसे हैं एक बार वो निकल जाएं, थोड़ी अपनी रीग्रुपिंग हो जाए, थोड़े देख लें भैया कहां कहां हथियार कितने हम इकट्ठा कर सकते, क्या वो सब चीजें अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है।
क्या दोबारा एस्केलेशन हो सकता है? पूर्ण रूप से संभावना है। कब होगा? इन्हीं 14 दिन के अंदर हो जाएगा, संभावना पूरी है। कारण है, जब सीज फायर की बात चल रही है, ईरान की तरफ से टॉक चल रही है, अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है, पाकिस्तान बीच में कूद रहा है, उस दौरान ईरान की तरफ से जो बहरीन है, उसका जो बापको ऑयल स्टोरेज है, उसके ऊपर हमला किया गया है, जो बहरीन की सबसे बड़ी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी है। उसके अलावा जो कुवैत है, उसमें बोरोग पेट्रोकेमिकल प्लांट है, उसके ऊपर रुवासी में, उसके ऊपर जो मिसाइल है उसकी डबरीज गिरी है। जो रास तनूरा है सऊदी अरेबिया में, उसके ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ा है। यूएई में दिक्कत आ रही है। यानी कि ट्रंप ने कहकर तो बहुत मार्केट को स्टेबलाइज कर लिया, एनर्जी प्राइसेस एकदम 17% नीचे गिर गए, सस्ता हो गया, बहुत कुछ है। ब्रेंट क्रूड 144 पहुंच गया था, ऑल टाइम हाई। आपने कुछ थोड़ी सी राहत की सांस दी है, लेकिन क्या युद्ध रुक गया है? यह कहना भी बहुत जल्दी है, कम से कम महीना 2 महीना भी, क्योंकि उस दौरान भी कुछ हो सकता है। और इस दौरान एक बात और का देखिए, यह निश्चित है कि पाकिस्तान एक मैसेंजर से ज्यादा इसमें कोई भूमिका नहीं निभा रहा था, क्योंकि भारत ने मना कर दिया। भारत ने कहा भारत दलाल नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के तेहरान से भी बातचीत है, अमेरिका से भी है। तो अमेरिका ने, ईरान ने, चाइना ने एक तरीके से ये लड़ाई अमेरिका और चाइना की थी, लड़ी ईरान में जा रही थी। तो उन दोनों ने पाकिस्तान को कहा कि भैया कुर्सी मेज पीछा चला रहे हैं हम बातचीत करने। तो इस दौरान जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है, उनकी तरफ से एक ट्वीट आता है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चल रहे हैं, पीसफुल सेटलमेंट करना है, 2 साल की बात हमने रखी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि भैया मान जाओ, ईरान से रखी है, अब देखते हैं क्या होता है। तो उसमें एक बात चल रही है कि शुरू में लिखा ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, यानी कि कहीं और से ये मैसेज आया था जो आपको पोस्ट करना था, क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट तो नहीं कह सकता भैया हमें ईरान से बातचीत चल रही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलिए पाकिस्तान ने बातचीत का बात रखी है, हम मान लेते हैं, चलिए बातचीत करते हैं, पीस हो जाएगा। तो उस पर लिखा जा रहा है कि ऊपर कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है कि भैया ये ड्राफ्ट अमेरिका से आया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ऊपर लिखा छोड़ दिया कि ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑन एक्स, कि भैया देखिए कितने बेवकूफ हैं। देखिए, निश्चित तौर पर मैसेज अमेरिका से आया है, लेकिन ये बेवकूफ हैं ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर खुद से कोई ट्वीट नहीं करता है। बहुत लोग इस चीज को मुझे नहीं पता कि किस तरीके से ले रहे हैं, लेकिन मैं अलग इसको देखता हूं। वहां की एक प्रॉपर टीम होती है जो इसको मैसेज को डालती है। किसी भी देश में, भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पीएम खुद ट्वीट नहीं करते हैं, टीम है पीछे। तो टीम ने नहीं देखा होगा, निश्चित तौर पर देखा होगा, फिर भी क्यों डाल दिया? क्योंकि ये मैसेज था अमेरिका के लिए भी कि भैया देखो, ये दिखाने के लिए कि अमेरिका कितना डेस्परेट है इस नेगोशिएशन के लिए। पाकिस्तान बीच में छोटा छोटा अपना भी पुट डाल के खेलने का प्रयास करता है। उतनी औकात नहीं है, लेकिन कोशिश करता है। खैर, अब इस्लामाबाद अकॉर्ड में क्या होगा, क्या बातचीत होगी, वो तो देखिए समय बताएगा। 14 दिन में क्या होगा, अभी भी कार्यक्रम चल रहा है। स्टॉक मार्केट को संभालना, इन सबको संभालने, उसके लिए सब चीजें एक तरीके से टाइम बाय किया जा रहा है। और मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि संभावना यह है कि ये फाइनल सीज फायर नहीं है। उसका कारण है भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से आज फिर एक एडवाइजरी आई है, एम्बेसी ऑफ इंडिया तेहरान की तरफ से, इन कंटिन्यूएशन ऑफ एडवाइजरी ऑफ 7 अप्रैल, यानी जो कल एडवाइजरी आई थी उसके आगे भी आज एक एडवाइजरी आई है कि अगले स्ट्रांगली एडवाइज्ड है कि भैया जल्दी से जल्दी जो ईरान है उससे आप कहीं चले जाएं। जो रीसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो भारतीय नागरिक हैं जो ईरान में रह रहे हैं, जल्दी से जल्दी एम्बेसी के सजेस्टेड रूट से उस ईरान को खाली कर दीजिए। इसका मतलब भारत अभी भी कुछ देख रहा है कि कुछ होगा। इतनी जल्दी यह कार्यक्रम निपटने वाला नहीं है। दूसरा कारण, जो ये सीज फायर है, ये ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं ईरान से दब गया है। डोनाल्ड ट्रंप को जाना है चाइना,
अगले महीने। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप एक हारी हुई बाजी के साथ चाइना जाएगा या एक अपर हैंड चाइना जाना चाहेगा? तो वो सिर्फ बीच में कुछ टाइम ले रहा है। पिछली बार भी 2 बार उसने ब्लफ किया, दोनों बार ईरान को ठोका, इस बार भी ब्लफ है, क्योंकि वो पहले कुछ बड़ा करके चाइना जाना चाहेगा। वरना वहां जाकर जब वो शी जिनपिंग के सामने बैठेगा तो शी जिनपिंग एक मजबूत हाथ के साथ बैठा होगा। तीसरा, इजराइल, भैया जिसके ये युद्ध लड़ रहे हो उसे तो आपने ही नहीं बिठाया। इजराइल का जो लीडर ऑफ अपोजिशन है यार लपिड, उसने साफ कहा कि पॉलिटिकल डिजास्टर है सबसे बड़ा, हम नेगोशिएशन टेबल पर ही नहीं है, और जो हमारे स्टेटेड ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे ही नहीं हुए, ना फाइनल ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। तो ये दबाव नेतन्याहू के ऊपर भी होगा, क्योंकि नेतन्याहू ने ये कहा था कि लास्ट है हमारे जो दुश्मन है उसको हराने के लिए। तो भैया ये मजबूरी है इजराइल की कि वो अभी कुछ ना कहे, लेकिन वो निश्चित तौर पर कुछ करेगा। कारण इजराइल ने साफ कह दिया, क्योंकि इस नेगोशिएशन में 10 पॉइंट में ये भी था ना कि हमारे किसी प्रॉक्सी के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा, किसी अलाई के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। इजराइल ने साफ कहा कि भैया इस पीस डील में से लेबनान आउट है, हम लेबनान को कहीं इसमें कंसीडर नहीं करते, लेबनान पे जो हमारा ऑपरेशन है वो इससे इंडिपेंडेंट है, वो चलता रहेगा। और वहां पे एक नदी है, उसके दक्षिण तक हम बने रहेंगे, यानी कि जो दक्षिण लेबनान है उसको हम धीरे धीरे क्लेम करेंगे। और ऑलरेडी इजराइल ने टायर करके एक शहर है वहां पर लेबनान में, उसे खाली करने के लिए कह दिया है। 4000 साल पुराना शहर है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, कि भैया खाली कर दीजिए। वो ये कह रहा है कि दक्षिण लेबनान में जो हमारे ऑपरेशन है वो चलते रहेंगे। हिजबुल्लाह कह रहा है कि हम जवाब देंगे। ईरान सीजफायर के बावजूद कार्यक्रम में लगा हुआ है। तो भैया पीछे अभी बहुत कुछ चल रहा है, और एक घटना, एक कोई स्ट्राइक इसे वापस से बैक टू स्क्वायर वन कर सकती है। तो अभी इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारा कुछ निकलना है। और भैया अगर ट्रंप यहां टैको करता है, ट्रंप पीछे हटता है मिड टर्म बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, बहुत सबके लिए, तो भैया और एफस्टीन फाइल खुलेंगी, क्योंकि आप बीच में कर इजराइल को नहीं जा सकते। इजराइल तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इजराइल लेबनान में लगा रहेगा, एफस्टीन फाइल खोलेगा। तो ट्रंप को कुछ दिनों में वापस से, मुझे संभावना यह लगती है कि एस्केलेशन दोबारा हो सकता है। और इस पूरे कार्यक्रम में सबसे बड़ा अगर कोई है तो जीसीसी कंट्रीज हैं। तो भैया फिर तो सऊदी ये कहेगा भैया अमेरिका तो मुझे सुरक्षित रखने के लिए अब सक्षम है नहीं। ऐसा है पाकिस्तान वालों, जो तुम्हारे यहां मैंने अपने वो रखे ना आलू प्याज, आप समझ गए होंगे, तो सारे वापस करो मुझे। अब मैं अपने यहां ही रखूंगा उन्हें, क्योंकि अमेरिका नहीं पा रहा। तो ईरान से बचने के लिए मुझे अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। तो मैंने जो इन्वेस्ट करके तुम्हारे यहां सामान रखा हुआ है वो सारा वापस भेजो। इसीलिए ने $5 बिलियन पहुंचाए हैं पाकिस्तान। संभवतः या तो आर्मी से ब्लैंक चेक, डॉटेड लाइंस पे सिग्नेचर कराए हैं कि हमें सैनिक चाहिए, या फिर वो हमारा जो साजो सामान रखा हुआ है कहूटा में और अलग अलग जगह, वो हमें वापस करो। तो यहां से पिक्चर में बहुत कुछ बाकी है भैया। अभी तो आप इंटरवल तक भी नहीं पहुंचे, इंटरवल के आसपास। खैर यहां से क्या डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से नेगोशिएशंस चलती हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है ये युद्ध रुके। तो क्या डेवलपमेंट होती है, क्या नेगोशिएशंस होते हैं, वो निश्चित तौर पर उन सब के ऊपर डेवलपमेंट आपके साथ रिकॉर्डिंग लेके आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।